Hello and welcome to my channel Planet Bio, and in this episode I am going to discuss phylum Arthropoda. Because we are having a discussion on animal phyla, so in a very shortcut way you will find the characteristic features and examples of these phyla. Now time to discuss phylum Arthropoda. Okay, so phylum Arthropoda. What do you mean by arthropoda? Arthropoda. Arthropoda. Several times I have spoken to you. Arthro means jointed and poda means legs or appendages. Appendages हिंदी में इसको उपांग कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो जॉइंटेड रहेंगे. आर्थ्रोपोडा. First of all, you must note down that this is the largest phylum in number. नंबर के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है, द लार्जेस्ट फाइलम इन नंबर. अब इसके अंतर्गत जो क्लास आएगा, जो लार्जेस्ट क्लास होगा, उसका भी नाम आप देख लीजिए, इंसेक्टा. इंसेक्ट्स की संख्या दुनिया में ज़्यादा है, कीड़े मकोड़ों की संख्या दुनिया में ज़्यादा है. उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन? बीटल्स. बीटल्स अलग अलग कलर के होते हैं. तो लार्जेस्ट फाइलम इन नंबर है. आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट फाइलम इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको जवाब देना है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा होगा फाइलम कॉर्डेटा. नंबर के हिसाब से लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, और उसके बाद उसके अंदर जो ग्रुप आएंगे वो होंगे बीटल्स, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के, पूरी दुनिया में. अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ. आप लोग यंग एंड डायनामिक स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी आपको लगता है कि किसी का कोई बहुत बड़ा एक तबका है जो उसको चाहता है, तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं कि वो बहुत ही स्टैंडर्ड हो या बहुत ही नोटेड हो या बहुत ही फेमस हो जाए लाइकिंग्स की वजह से. ऐसी कोई बात नहीं होती है. हो सकता है अलग अलग विचार आपके हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर भी सकते हैं, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि यदि किसी ने आपको गिफ्ट छोटा सा भी दिया है, किसी ने बहुत बड़ा दिया उसका अक्सर नाम हो जाता है, किसी ने छोटा सा भी गिफ्ट दिया है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए. गुड थिंग्स जनरली कम इन स्मॉल पैकेट्स. तो ये भी आप ध्यान रखिए. तो इसका ये मतलब नहीं है, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे लार्जेस्ट फाइलम इन नंबर हो गया भाई, क्लास इंसेक्टा ये भी सबसे बड़ा हो गया. इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे फाइलम इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है. एवोल्यूशन के कारण ये टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ना, ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी की वजह से स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, उसके कारण ये हम क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं. तो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, लार्जेस्ट फाइलम इन नंबर एंड लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा विथ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट बीटल्स. सेकेंड पॉइंट ये है कि अब ये इतने बड़े फाइलम में हो सकता है कि कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हों, या हो सकता है कि कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स हों, या आर्थ्रोपोड्स हों. अब ये देखिए हर जगह पाए जाते हैं. पहली बार यदि कोई क्वेश्चन पूछे, पहली बार फ्लाइट एडेप्टेशन किस में आया, तो आपके दिमाग में आएगा बर्ड्स, एवीज, क्लास एवीज. नहीं, फ्लाइट एडेप्टेशन, एरियल एडेप्टेशन, वोलेंट एडेप्टेशन सभी की बात है, क्योंकि ये अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं और अलग अलग एडेप्टेशन में भी पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. कुछ ऐसे भी जगह जहाँ लोग नहीं जा सके, साइंटिस्ट, और इन पर रिसर्चेज नहीं हुए, डायापॉज में है वो इंसेक्ट्स, वो आराम कर रहे हैं, या इस स्थिति में इतने दुर्गम स्थानों पर हैं, इतने मुश्किल जगहों पर पाए जाते हैं कि वहाँ कोई जा नहीं सका. ठीक है, संख्या में बड़े जरूर हैं, इनके हैबिटेट भी एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर सब जगह पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में सब जगह पाए जाते हैं, सॉइल के सभी जगह एरिया में, मॉइस्ट सॉइल में, ड्राई सॉइल में, अलग अलग जगहों पर एडेप्टेशन में है. बहुत सारे हैबिटेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो हैबिटेट होते हैं, पूरे अलग अलग एडेप्टेशन होते हैं. कुछ बिल बना के रहते हैं, फोसोरियल कहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, एरियल या वोलेंट कहते हैं, फ्लाइट एडेप्टेशन कहते हैं, कुछ तेज़ी से चलने वाले होते हैं, कर्सोरियल होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फल खा करके जीते हैं और वो पेड़ों पर रहते हैं.
उनका भी अलग अलग ना हम लोग नाम दे करके बात करते हैं। तो अलग अलग एडेप्टेशन हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि फर्स्ट एरियल एडेप्टेशन या वोलेंट एडेप्टेशन या फ्लाइट एडेप्टेशन appeared for the first time, appeared first, ये ध्यान में रखा जाए। बहुत सारे हैबिटाट, बहुत सारे माइक्रो हैबिटाट, बहुत सारे एडेप्टेशन, लेकिन एरियल और वोलेंट एडेप्टेशन और फ्लाइट एडेप्टेशन पहली बार इसमें आए। ऐसे ये सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, कॉस्मोपोलिटन कहते हैं उसको। कॉस्मोपोलिटन मीन्स फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, फाउंड वर्ल्ड वाइड या हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात है। और चूंकि ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें जो मेथड ऑफ फीडिंग होगा, जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, वो अलग अलग किस्म का होगा। ये भी आपको बता देते हैं। तो जैसे आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें विंग्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विंग्ड और विंगलेस ये हो सकते हैं, विंग्ड और विंगलेस ये हो सकते हैं। एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन में बी बाय डिफरेंट मीन्स। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि अधिकतर जो होते हैं इंसेक्ट्स, वो हम कह सकते हैं कि वो भी पेरस होते हैं। और उसमें फर्टिलाइजेशन जो खास तौर से टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स, उसमें फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे, वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तो ये जो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, इसको कैसे याद रखें? याद रखिए, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं उसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है। याद रखना है, इवन बट में नहीं रहना है। हमें भी नहीं रहना चाहिए, आपको भी नहीं रहना चाहिए। और जब कोई लैंड फॉर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगा। लेकिन जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जो वाटर फॉर्म्स हैं, उसमें हमेशा एक्सटर्नल होगा। अब रही डेवलपमेंट की बात, तो डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि एग से सीधे एडल्ट बन सकते हैं, हो सकता है कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे उसको, लेकिन किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है, अधिकतर में बल्कि, कि एग से लार्वा बनेंगे। बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं, एक स्टेज हो सकते, फिर प्यूपा बनेंगे, फिर एडल्ट बनेंगे। तो डेवलपमेंट ऐसी स्थिति में जहां एग के बाद कुछ स्टेज और आ जाएं, तो डेवलपमेंट हम उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से जो खास खास बातें याद रखनी। कभी कभी आप कंफ्यूज आ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, और इसलिए ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी पढ़ना ही छोड़ देते कि ड्राई चैप्टर नहीं। एक बार सही ढंग से सोचने की जरूरत है। जब मैं भी पढ़ता था तो अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हमसे जल्दी बनते नहीं थे। तो इसका मतलब हमने ध्यान नहीं दिया है, उसमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, रिगरस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप भागे नहीं मेहनत से, मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, अपने जॉब और करियर के लिए कर रहे हैं। इसलिए बीच बीच में मैं मोटिवेशन करता रहूँगा ताकि आपको ड्राई नहीं लगे, ये लगे कि हमारे लिए है और हम इसके लिए कर सकते हैं। आई कैन डू एंड आई विल, ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए और देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हम अपने आप को माइंडसेट करके और इसके बहुत सारे पॉइंट्स को हम मगअप कर सकते हैं और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से आप सब्जेक्टिव 11th 12th भी कर सकते हैं और उसी कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव नीट और अन्य अदर इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, प्रॉब्लम्स भले अलग अलग हो, उसके आंसर भले अलग अलग होंगे। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से कई प्रॉब्लम्स बनते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के। फिल अप द गैप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन होंगे, मिनी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगे, डुअल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कुछ भी हो, डोंट वरी, बी विद अस। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू करेक्ट वट एवर यू वॉन्ट।
सो हैव पेशेंस एंड बी अ स्टूडियस फेलो. रीडिंग हैबिट कभी बेकार नहीं जाते. लेबर नेवर गोज इन वेन, इट हैज़ बीन एन ओल्ड सेइंग. बट उसमें मैं कुछ आई वुड लाइक टू ट्राई टू ऐड समथिंग. हार्ड एंड कंटिन्यूस लेबर डन इन अ राइट डायरेक्शन, done under right supervision or guidance, done at a right time, never goes in vain. It has happened with me. Time and surrounding made me something different. So I am able to guide you. Now, next point. Next point is oviparous generally. Generally oviparous means egg laying forms are there. Exception is there. Exceptions you need not to know, but I can write for your knowledge. Exceptions: Buthus, also called scorpion, commonly called scorpion, and you know, a scorpion has been a poisonous animal. Its bite may be fatal. So Buthus, or you can say commonly called scorpion, it lays eggs, right? No, it has the capacity to produce young ones also, so it belongs to exception category. And what about fertilization? Fertilization means fusion of two opposite gametes, male gamete and female gamete, to form zygote, and that zygote undergoes further embryonic development. So fertilization may be of two types: internal interstitial forms, inland forms. External in aquatic forms. जो वाटर फॉर्म्स रहेंगे उसमें एक्सटर्नल होगा, जो लैंड फॉर्म्स रहेंगे उसमें इंटरनल होगा. अब इन सब के जानने के बाद ये भी जान लीजिए कि डेवलपमेंट जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है. एग से सीधे एडल्ट बन जाए, हमने कहा डायरेक्ट होगा. एग के बाद यदि कुछ स्टेप्स आते हैं, स्टेजेस आते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, और हो सकता है कि इस डेवलपमेंट के दरमियान इनके शरीर के ऊपर से बार बार स्किन जाएंगे, पुराने स्किन जाएंगे, नए स्किन आएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्डाइसिस और मोल्टिंग, मीन्स कास्टिंग और शेडिंग ऑफ अर्ली स्किन, प्रीवियस स्किन और इंटीगुमेंट, एंड फॉर्मेशन ऑफ new skin or integument, because regularly as the time progresses, as the developmental stages progress, the body becomes larger, so the previous covering would be discarded, cast off or shed off. जैसे जैसे शरीर बड़ा हो रहा है डेवलपमेंट में, उसी तरह से धीरे धीरे उसके स्किन के भी पुराने स्किन जाएंगे, नए स्किन आएंगे. इसको कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग. और इसमें एक हार्मोन का भी सहयोग आया है, एक्डाइसोन कहते हैं. स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स में ये निकलते भी हैं, कुछ में नहीं भी निकलते हैं. कुछ इंसेक्ट्स से अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेज निकलते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं. जैसे एंट्स में आपने देखा होगा, वो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, फिरोमोन्स कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन के लिए वो आते जाते हैं. कुछ सेक्स अट्रैक्टेंट्स होते हैं, मेल फीमेल में अलग अलग. तो ये सब वोलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड. उस पर बाद में चर्चा होगी. अभी ये जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट कैसे होंगे, क्योंकि ये फाइलम बहुत बड़ा है, इसलिए इसको शॉर्ट करके बताना पड़ रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और अच्छा कर सकें एग्जाम में. तो डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, कौन सा विकास, ये जो हम आप अपनी बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट, वो नहीं. नॉलेज डेवलपमेंट नहीं. डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट
एक तरह से कहिए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए है। अब आप बताइए, डेवलपमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि यदि एग से डायरेक्ट एडल्ट बन जाए तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कह देते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट, एग से सीधे एडल्ट बन जाए, बीच में कोई स्टेप, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आए, कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भी एग से डेवलपमेंट हुआ, लार्वा बन गए, फिर उससे प्यूपा बन गए, फिर उससे एडल्ट बन गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो लार्वा और प्यूपा, कभी कभी तो लार्वा कई स्टेज के हो जाते हैं। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आ रहे हैं और तब जाके एडल्ट बन रहा है। अब एडल्ट को कहते हैं इमेगो, ये भी ध्यान में रखिए। एक से लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, एडल्ट को कहते हैं इमेगो। अब ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आ रहे हैं तो क्या कहेंगे इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, और क्या, क्योंकि बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेजेस आ गए हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे इसको। कभी कभी इसमें एक्डाइसिस भी हो सकती है। एक्डाइसिस का मतलब होता है मॉल्टिंग, दैट इज कास्टिंग ऑफ और शेडिंग ऑफ ओल्डर स्किन, जैसा कि आपने कॉकरोच में देखा है, पहले पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे। कास्टिंग और शेडिंग ऑफ ओल्डर स्किन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्किन। चूंकि बॉडी का साइज बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के दौरान बॉडी का साइज बढ़ रहा है, पहले छोटा थे, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, ये लगातार ये प्रक्रिया हो रही है। जैसे कॉकरोच में 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। तो आप देखें कि साइज लगातार बॉडी का बढ़ता जा रहा है। तो पुरानी स्किन कवर कर लेंगे कि पुरानी स्किन को हटाएंगे और नए स्किन को बनाएंगे। दैट मीन्स द प्रोसेस इज एक्टाइसिस और मोल्टिंग, दैट इज कास्टिंग और शेडिंग ऑफ ओल्डर स्किन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्किन और इंटीग्यूमेंट। आप देखते होंगे स्नेक्स में होल बॉडी कास्ट होता है, कई कई गार्डन में आपको मिलेगा। वो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, वो रेगुलर अपने कवरिंग्स को हटाते रहते हैं, नया बनाते रहते हैं। जैसे हमारे भी कभी हाथ पैर में ये पुराने स्किन जाते रहते, नए आते रहते, तो उसमें कई तरह के हम लगाते रहते केमिकल्स और इस तरह से कुछ ऐसे मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंसेस, ताकि वो नॉर्मल रहें, सॉफ्ट रहें। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि पुराने सेल जाएंगे, नए सेल आएंगे, जैसा हमारे अंदर भी होता है शरीर के अंदर। माइटोसिस और मियोसिस आपने सुना होगा, सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन के तरीके। उसी तरह से बाहर से भी पुराने सेल जाते हैं, नए सेल आते हैं। स्किन में भी वो फ्रिक्शन से जाते हैं, हेयर भी फॉल ऑफ होते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी एग से लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इमेगो, इमेगो इसका नाम है दूसरा। अब ये प्रोसेस का नाम एक्डाइसिस या मोल्टिंग है, जिसमें पुराने स्किन जाते हैं, नए बनते हैं। चूंकि साइज बढ़ रहा है इसलिए पुराने स्किन जाएंगे। हम बड़े होते जाते हैं तो पहले के जो कपड़े छोटे होते हैं उसको हम हटाते जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो ये इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि एक से लार्वा, प्यूपा, एडल्ट बने। एक के सामने आ गए, फिर आगे लार्वा, प्यूपा, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस आ गए। अब जैसे कॉकरोच के बारे में हमने कहा, एक्डाइसिस होती है और उसमें एक हार्मोन आता है एक्डाइसोन, जो स्टेरॉयडल हार्मोन है। और ये इवोल्यूशन में एक डेवलपमेंट हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड का। हार्मोन यहाँ आ गए, आमतौर पर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं हार्मोन्स, तो यहाँ पर ये आ गए हैं। अब ये इवोल्यूशनरी आइडिया है, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। अब किसी किसी में लार्वा एक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं आर्थ्रोपोड्स जो कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस देते हैं, और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अकेले होते हैं, सॉलिटरी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनियल। कुछ ग्रुप में रह करके भी आइसोलेटेड रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पिकनिक में आप लोग गए, कुछ एक बंदा ऐसा है जो साइड में जाके मोबाइल से बात कर रहा है किसी से। इसका मतलब वो ग्रुप में रह करके भी पूरी तरह से कॉपरेशन में नहीं है, कोऑपरेटिव ग्रुप, वो आइसोलेटेड है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बरसों बरस से एज इट इज़ हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो, उसको कहते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो फॉसिल जो जिंदा है, नहीं। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि एनिमल्स विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, अर्ली कैरेक्टर्स, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, आज भी लोग हैं जो पुराने तरह के खाने और पहनावे पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और अभी जो चेंज हुए हैं
सिविलाइजेशन में वो ज़्यादा उनको नहीं लगता स्टैंडर्ड। जो भी रहा हो कल्चर या रिलीजन के हिसाब से, जो भी रीज़न रहा हो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक विचारणीय विषय है, इस पर सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि विच वन इज गोइंग टू बी मच मच बेटर एज पर माई सराउंडिंग एंड कल्चर। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसी को हम एडेप्टेशन भी कहते हैं बायोलॉजी में। अब एग्जाम्पल में यदि आप आ जाइए कि आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, तो आपको मैं सीधी सी बात बता दूं कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो इंसेक्ट्स हैं ये बहुत बड़े क्लास के रूप में आते हैं, इंसेक्टा या हेक्सापोडा ऐसा लोग कहते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है और क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है। अब इसमें दो तरह के आ जाएंगे, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला आधार दो होना चाहिए। सबसे पहले बेनिफिशियल कौन है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिशियल में देख लीजिए, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आएंगे। सबसे पहले हम उनका नाम लिख रहे हैं आपके सामने। सबसे पहला नाम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे और वो नाम है पहला बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, उसमें पहला नाम आपको मैं बताता हूँ, नाम है एपिस। एपिस का मतलब है हनी बी। हनी बी ऐसा इंसेक्ट है जो हमें देते हैं हनी और वैक्स। अभी आगे पढ़ना था, उस चैप्टर को हटा दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री को आजकल। हनी क्या है? एक फूड सप्लीमेंट है, एक टॉनिक है, एक स्लिमिंग एजेंट है, ये स्लिम आपको रखता है, ये एंटीसेप्टिक है। पहले कहीं इंजरी हो जाती थी हल्की फुल्की माइनर इंजरीज, तो उसमें हनी लगा देते थे लोग। तो ना केवल एक स्वीटनिंग एजेंट है या स्वीटनर है, बल्कि यह एक फूड सप्लीमेंट भी है और टॉनिक भी है, लैक्सेटिव भी है, पेट साफ रखता है और साथ साथ एंटीसेप्टिक भी है। तो ये शरीर में इंटरनल और एक्सटर्नल यूज दोनों के लिए होता है। वैक्स का इस्तेमाल आप देख लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, बी वैक्स, जो कि एक लिपिड है। अब इस हनी में डेक्सट्रोज लेबुलोज दोनों होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों होते हैं, बहुत सारे मिनरल विटामिन होते हैं। और वैक्स जो है एक सिंपल लिपिड है, हेक्साकोसाइल पामीटेट, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स में। आगे हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में जब बायोमोलिक्यूल्स बताएंगे। तो ये एक तरह से वैक्स जो है एक सिंपल लिपिड है जो आपके लिए यूजफुल है। दूसरा नंबर आता है इसमें, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर लेसिफर। लेसिफर लैक्का इसका नाम है, हालांकि इसको टेकार्डिया भी कुछ लोग कहते हैं, टेकार्डिया लैक्का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है लैक इंसेक्ट। अब लैक इंसेक्ट क्या है? ये लाह का उत्पादन करते हैं। हमारे झारखंड में, उड़ीसा में इसका बहुत प्रोडक्शन है, साउथ में भी है। लाह से वो बैंगल्स बनती है, चूड़ियाँ। लाह से पेस्टिंग मटेरियल पहले बनते थे, बड़े हार्ड पैकेट्स को वो मजबूती से पैक करते थे। आजकल तरह तरह के एडहेसिव आ गए, वो अलग बात है। लेकिन ये लैक जो है, लाह, इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, तो कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक साजिश रची और लैक हाउस बनाया, लाह का किला बनाया, लाक्षागृह उसको कहा गया, लैक हाउस, लाक्षागृह। कौरवों ने सोचा कि वो जल करके उसमें जैसे जैसे मेल्ट करेगा लैक, उसमें वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो लोग, जैसा कि आप जानते हैं इतिहास में, बड़े समझदार थे। उन्होंने अपना दूसरा रास्ता बनाया, सुरंग के रास्ते वो अपना जान बचा करके आगे निकले। ऐसी कहानी है। तो ये लैक, लेसिफर या टेकार्डिया, लैक इंसेक्ट, लैक। और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है झारखंड में, रांची के पास नामकुम एक शहर है, वहां पर ऐसा बताते हैं। या फिर शायद मैं यदि रॉन्ग नहीं हूं तो रेशम का कीड़ा, सिल्क वर्म्स के बारे में भी ऐसा बताया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में ऐसे हैं, पूरे भारत में हैं,
जहाँ तहाँ उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लैक जो है ये बड़े काम की चीज़ है। और तीसरी बात आई यहाँ पर, नाम है बॉम्बिक्स मोराई। हालांकि इसके भी कई प्रकार हैं। बॉम्बिक्स, हाँ ये दिमाग में आया, सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ इसको कहते हैं। और ये सिल्क प्रदान करते हैं। कौन सा सिल्क? आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल सिल्क। फाइब्रोइन होता है इसमें। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को इंडिकेट करते हैं। और इस सिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम गारमेंट्स के तौर पर, पोशाक पहनावे के तौर पर, वस्त्र के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं पुरुष सब। तो ये सिल्क जो है ये उनका एक खास ग्लैंडुलर सिक्रीशन है। और कुछ पेड़ों के ऊपर, खासतौर से आपको बता दें जो शहतूत होते हैं, मलबेरी प्लांट, उनके ऊपर, और भी पौधे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मलबेरी प्लांट खासतौर से उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर इनका डेवलपमेंट कराया जाता है, वही एग लार्वा प्यूपा एडल्ट। और उससे जो प्रोडक्ट बनता है ये सिल्क, ये प्रोटीनेशियस है, ये काफ़ी लाइट और लस्ट्रस होता है। और ये हमारे वस्त्र, गारमेंट्स, पोशाक पहनावे के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो एपिस, लेसिफर और बॉम्बिक्स ये हो गए। अब आपको बताना है दूसरा पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स कौन से हैं। इसमें तो बहुत सारा नाम आपको मालूम होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि हार्मफुल इंसेक्ट्स में कौन आएंगे भाई? हार्मफुल इंसेक्ट्स में कौन आएंगे? देख लीजिए, ध्यान की जरूरत है, बस आप में कोई कमी नहीं है, ध्यान की जरूरत है और आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स कहाँ से चले आते हैं। पहला नंबर इसमें आएंगे हार्मफुल इंसेक्ट्स में, जिसका नाम है हाउस फ्लाई, मस्का। मस्का इसका बायोलॉजिकल नेम है, हाउस फ्लाई इसको हम कहते हैं जनरली, कॉमनली। और ये वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस का काम करते हैं एज वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब वो नहीं जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी। वेक्टर्स का मतलब नहीं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, नहीं। वेक्टर्स का मतलब ये लिविंग करियर्स का काम करते हैं, दे स्प्रेड डिजीजेस। दूसरा, अब इसमें बहुत सारी बातें होंगी, जैसे आपको कहा जाएगा कि अच्छा बताइए, जैसे सेक्सी फ्लाई होते हैं, जैसे सैंड फ्लाई होते हैं, ये सभी बीमारियों को फैलाते हैं। जो कॉमन है उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ। और अब आएंगे मॉस्किटोज के बारे में। तो मॉस्किटोज में आप देख लीजिए, सबसे जरूरी है एनोफिलीज, एनोफिलीज, उसके बाद है क्यूलेक्स, और उसके बाद है एडीज। अब ये भी वेक्टर की तरह काम करते हैं। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा 11th में भी 12th में भी आगे। एनोफिलीज मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन फीमेल के पास प्रोबोसिस होते हैं, उस प्रोबोसिस माउथ पार्ट्स, जिससे वो सक करते हैं ह्यूमन ब्लड को, और एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ये ट्रांसमिट और इस तरह से बीमारी को फैलाने का काम, स्प्रेड करने का काम करते हैं। इनको वेक्टर्स कहते हैं, लिविंग करियर्स। तो एनोफिलीज में आप देख लीजिए, जो फीमेल एनोफिलीज के बाइट से होते बीमारी, उसका नाम है मलेरिया। हाई फीवर विद शिवरिंग ऑफ द बॉडी। शिवरिंग मतलब होता है कपकपी, जाड़ा बुखार कॉमनली कहते लोग। और आप सोच लीजिए उसमें आएगा फीवर विथ चिल, ऐसे आएगा ऑप्शन। चिल मतलब वो गाना नहीं, जस्ट चिल चिल नहीं, फीवर विथ चिल। ये मलेरिया इन्हीं के बाइट से होंगे, और इसमें प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होगा। क्यूलेक्स क्या करेंगे? क्यूलेक्स की फीमेल बाइट करेंगी ह्यूमन को, और वहां से वो इन्फेक्शन लेके चलेंगे वुचरेरिया को, जो नेमाटोडा आपको हमने बताया था, फाइलेरिया वर्ग। तो ये वुचरेरिया का इन्फेक्शन कराएंगे फाइलेरिया, ये जो स्क्रोटम में और ग्लिम्स में स्वेलिंग होती है, बहुत मुश्किल सी बीमारी फाइलेरिया। और उसके आगे आप कह सकते हैं, आगे चल के वो बड़ा रूप और ले लेगा, एलिफेंटियासिस। तो फाइलेरिया कहीं, एलिफेंटियासिस एक ही बात है। और एडीज से जो बीमारी होती है, आप देख लीजिए, अक्सर अभी न्यूज़ में भी था, और अक्सर आप देखते हैं, सुनते होंगे, और रेडियो पे सुनते होंगे, और टीवी पे देखते होंगे, डेंगू एंड चिकनगुनिया।
ये वायरसेस को लेकर चलते हैं जिससे हमारे अंदर ये बीमारी पैदा करते हैं। डेंगू एंड चिकनगुनिया का ये को बढ़ावा देते हैं। पूरी की पूरी लोकेलिटी परेशान रहती है। अक्सर दिल्ली में ऐसा होता है, डेंगू फैल गया, लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमें इससे बचना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन नॉलेज पॉइंट्स के जरिए, जिसमें हम देख रहे थे कि इंसेक्ट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं, इतना ही नहीं आप और भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं उतना बताना नहीं चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेरिप्लेनेटा जो आप पढ़े होंगे, कॉकरोच, यह भी वेक्टर के रूप में आप देखिए ये सब जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटन, तेजी से चलते हैं। कर्सोरियल, रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल, ऑमनिवोरस, सब कुछ खाते हैं और बॉडी एकदम डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, कहीं भी छोटे से जगह में निकल सकते हैं, आ सकते जा सकते हैं, और जल्दी ये इधर उधर जाते नहीं, मरते भी नहीं। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, और कहीं भी नम स्थानों में जो मॉइस्ट जगह है वहाँ पर रह करके अपना ये चलाते हैं। और सबसे ज़्यादा समर सीजन में ये इनका डेवलपमेंट होता है। इनका ब्रीडिंग सीजन वही होता है, मार्च से लेकर सितंबर तक, और काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कॉस्मोपोलिटन कहते हैं, फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी इनके जो ब्रिसल्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स में, उसके जरिए वो जो किचन से लेकर के वो टॉयलेट्स तक इनका आना जाना होता है, और ये कई हार्मफुल मटेरियल्स को लेकर के चलते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये बहुत साइलेंट किलर होते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बड़े अच्छे तरह से इसका पेस्ट कंट्रोल भी है, उसका मेथड है। तो ये सब भी हमें जानना चाहिए क्योंकि ये आगे भी हमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना ही है। तो ये सब वेक्टर्स हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं। तो अब इसके आगे हम लोग ये देखना चाहेंगे कि किस किस प्रकार के और भी इंसेक्ट्स होते हैं। आपको मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूँ। बने रहिए हमारे साथ प्लेनेट बायो में। गुड लक। अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा को, और बात करेंगे कि इंसेक्ट्स के बहुत सारे कौन कौन से रूप और क्या क्या आधार हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, इसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइलम है और इससे बहुत टॉपिक्स में क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर्स में आते हैं क्वेश्चन इससे जुड़े हुए। तो बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप के आधार पर इंसेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉलोनियल। ये कॉलोनियल का यहाँ पर मतलब है सोशल, आप समझ सकते हैं, सामाजिक होते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, आपस में बहुत कॉपरेशन रहता है इनमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सोशल कॉलोनियल एनिमल्स, सोशल कॉलोनियल इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था एपिस, हनी बी, ये ग्रुप बना के रहते हैं। इसमें फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ये जान लीजिए, और वो डिप्लॉयड और फर्टाइल होती हैं फीमेल्स, क्वीन कहते हैं। उसके बाद पोजीशन आता है ज़्यादा नंबर में मेल्स का, लेकिन वो मेल्स हैप्लॉयड और स्टेराइल है, पार्थेनोजेनेटिकली वो डेवलप्ड है, एग से डेवलप कर गए बिना फर्टिलाइजेशन के। और तीसरा जो मेंबर है क्वीन और ड्रोन के अलावा, उसका नाम है वर्कर्स। वो डिप्लॉयड और स्टेराइल फीमेल्स हैं, उनका बहुत सारा काम है, मल्टी फंक्शनल है, मल्टीटास्क। वो अपने कह सकते हैं आपकी बेबीज़ के लिए, एग्स के लिए, लार्वी के लिए वो खाना लाते हैं, उसके अलग अलग व्यवहार के लिए, अलग अलग बिहेवियरल एक्टिविटीज़ के लिए सब सुरक्षा प्रदान करते हैं, खाना लाते हैं, सफाई करते हैं, जो भी है सब काम करते हैं वर्कर्स। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें एक बात यहाँ पर कि जो अलग रहते हैं इस ग्रुप में, यदि अलग रहते हैं, ग्रुप में रहते हो अलग है, मतलब नॉन कोऑपरेटिव, ये तो कोऑपरेटिव ग्रुप हुआ, कॉलोनियल, सोशल, एपिस, हनी भी, हनी और वैक्स प्राप्त होता है। लेकिन जो अकेले रहते हैं उनको क्या कहेंगे, बताइए, उनको क्या कहेंगे? अब ये जो बात चल रही है यहाँ इंसेक्ट्स की, दो कैटेगरीज यहाँ पर, यदि कोऑपरेटिव ग्रुप है,
सामाजिक हैं, कॉलोनियल हैं, सोशल, एग्जाम्पल एपिस, हनी बी। और ग्रुप में रहते हुए भी अकेले हैं, ग्रेगेरियस, नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप एक तरह से, एग्जाम्पल लोकस्टा। लोकस आपने देखे होंगे। तो ये इस तरह से, ये यदि बेनिफिशियल है तो ये एक तरह से हार्मफुल है, ये कॉलोनियल है तो वो ग्रेगेरियस है, ये कोऑपरेटिव ग्रुप में है, ये नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप में है, साथ रह कर भी अकेले हैं, इस तरह से चलते हैं। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे 12th में, इवोल्यूशन चैप्टर, जिसमें आप पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ different parts of plants and animals which got buried into the earth for a very long time. Dead remains may be soft or hard of plants and animals which got buried into the earth crust for a very long time. तो वो अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देंगे, कास्ट्स के रूप में, मोल्ड्स के रूप में, कभी उनके फीकल मैटर दबे हुए, उनके बारे में आप पढ़ते हैं कि कैसा नेचर था, कभी होल बॉडी, कभी बॉडी पार्ट्स, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड का, जैसे किसी एनिमल के फिदर्स हैं, किसी के स्केलेटन है, जॉस, एंडोस्केलेटन, ये सब। यहाँ पर मतलब है लिविंग फॉसिल्स से हमारा। लिविंग फॉसिल्स का मतलब होता है, लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, ये फॉसिल्स नहीं है, पहले ये ध्यान रखिए, मीन्स एनिमल्स, एग्जिस्टिंग एनिमल्स, बट विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, कई मिलियन ईयर्स से वो एज इट इज हैं, कई मिलियन ईयर्स, बट विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, ये जान लीजिए लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल आप बड़े अच्छे से लिख लीजिए, इसका नाम आप, कॉमन नेम आपको याद रहना चाहिए, किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब, हॉर्स शू क्रैब। ये आपको यदि बायोलॉजिकल नेम याद करने चाहते हैं और भी अच्छी बात है, लिमुलस, लिमुलस, इसको कॉमनली कहते हैं हम लोग किंग क्रैब और हॉर्स शू क्रैब। कई मिलियन ईयर्स से ये एज इट इज है, पुराने कैरेक्टर्स को लेके जी रहे हैं, यानी लिविंग्स बट विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, नॉट फॉसिल। यदि एनिमल्स लिविंग हैं और विथ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं तो उन्हीं को हम कह देते हैं लिविंग फॉसिल्स। दे आर नॉट एक्चुअली फॉसिल्स, नॉट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस बात को समझिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे और इसका बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, इतने प्रकार के आपने देखे हैं जिनको हमने कहा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, उसको एनसीईआरटी ने लिखा, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एनिमल्स। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं उसका एक खास वैल्यू होता है, उसके प्रोडक्ट्स की कीमत होती है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, और इसीलिए उनकी हम कह सकते हैं कि उनका पालन होता है, जैसे मधुमक्खी पालन हो, ये जितने भी रियरिंग ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स आप कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा हनी बी का देखा, हनी बी कल्चर, एपी कल्चर कहते हैं उसको, फिर लैक इंसेक्ट का लैक कल्चर कहते हैं, फिर सिल्क वर्म का देखा सेरी कल्चर कहते हैं। तो सेरी कल्चर का भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, उसमें रिसर्च और प्रोडक्शन की बात होती है, वो बाद में कभी करेंगे आगे के एपिसोड में, या फिर यूपीएससी के लिए हमारा भी चैनल चलता है, उसके लिए अलग से हम बात करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। अब इसी में देख लीजिए कि जब अलग अलग प्रकार के इतने इंसेक्ट्स हैं तो आप सोच लीजिए कि न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरह से होगा कि नहीं। अब आपके लिए आसान हो गया। अब आपसे कोई पूछे न्यूट्रिशन कैसे होगा भाई, न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो आप बोल सकते हैं ये एनिमल्स जो हैं हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ओमनिवोरस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग इनका फीडिंग टाइप होगा, फीडिंग बिहेवियर, चाहे वो कभी कभी आप कह दीजिए हर्बीवोरस है, कुछ कह दीजिए कार्निवोरस है, कुछ कह दीजिए कि ओमनिवोरस है। अब जैसे ओमनिवोरस में एग्जांपल आपको पेरिप्लेनिटा, कॉकरोच याद रखिए। अलग अलग तरह के हैबिटेट और एडेप्टेशन में रहते हैं, तो आपके लिए अब आसान हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करना। कभी कभी आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ एग्जांपल्स नहीं याद कर पाते, मुश्किलें आती हैं, तो आपको मैंने पहले एग्जांपल बता दिया। अब आप रेस्पिरेशन देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई पानी में रहता है तो रेस्पिरेशन उसमें गिल्स से हो सकता है, गिल्स से होगा तो क्या कहेंगे, ब्रैंकियल।
मान लीजिए स्किन से होता रहता तो क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। लंग्स से होता तो क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो इस तरह से होते हैं। किसी किसी में बुक गिल्स होते हैं, बुक जैसे गिल्स, किसी किसी में बुक लंग्स, लंग्स मतलब बुक जैसा, ऐसा आप देखेंगे, अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। किसी किसी में ट्रैकियल सिस्टम है। अब मैं किस पर जोर दे रहा हूँ, ट्रैकियल सिस्टम आप कॉकरोच में सुने होंगे। इसमें जो पोर्स होते हैं, पर्चर्स होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं आराम से। और एक चीज जान लीजिए, सर्कुलेशन हमेशा इसका होता है ओपन टाइप, यानी लेकुनार टाइप। हम पहले के क्लास में आपको बता चुके हैं। मतलब इसमें क्या होगा, हिमोसील होगा, कैपिलरीज नहीं होंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ाइए इसको, फिर एक्सक्रीशन कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होंगे उनमें एक्सक्रीशन ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा कि अमोनिया उससे निकलते हैं। तो अमोनिया भी निकालते हैं ये। अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी में जो रहने वाले हैं उनके अंदर कौन सा होगा स्ट्रक्चर, तो ग्रीन ग्लैंड्स होंगे और वो अमोनिया निकालते होंगे। ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पर है भाई, कैसे समझ रहे कि ग्रीन ग्लैंड्स, ये एंटीनी में होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स इसको कहते हैं। अब उनको हम क्या कहेंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को क्या कहेंगे, क्रस्टेशियंस। जैसे नाम आप सुन लीजिए, क्रैब, प्रॉन, ये सब नाम सुनते हैं, क्रैब, प्रॉन, ये सब। अच्छा, जो आगे जमीन पर रहते हैं या दीवारों पर रहते हैं, जैसे कॉक्साल ग्लैंड्स। कॉक्साल ग्लैंड्स किस में पाए जाएंगे, कॉक्सा पैर में रहते हैं, कहाँ पर, किस में पाए जाएंगे, जैसे ये अपने वेव्स, अपने एब्डोमिनल, अपने ग्लैंड से ये वेव बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पाइडर्स, ये इसमें आते हैं। तो ये बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन आपको कॉकरोच चूंकि पढ़ना है इसलिए उस पर स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। तो कॉकरोच में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, हमारे अंदर मैल्फिजियन कॉर्पसल्स होते हैं या रीनल कॉर्पसल्स, जो किडनी के यूनिट नेफ्रॉन्स में होते हैं हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर। जैसे कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल, तो दोनों मिला के वो मैल्फिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल है। यहाँ मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहेंगे, कॉर्पसल्स नहीं कहेंगे। तो ये एक्सक्रीशन हो गया। आप बताइए, थोड़ा सा और वक्त लेंगे ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें इसको। पूरा वीडियो देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, आपको ज़्यादा लाभ होगा। और इसमें अब देख लीजिए लोकोमोशन। अब लोकोमोशन कैसे होगा भाई, तो लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट विथ चेंज ऑफ प्लेस। यदि चेंज ऑफ प्लेस हो और चेंज ऑफ प्लेस ना भी हो तो सबको मिला के मूवमेंट कहते हैं, मतलब ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। लेकिन इसमें चेंज ऑफ प्लेस क्यों होगा, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, फेवरेबल कंडीशंस, ये सब होंगे। तो लोकोमोशन बाय किसके द्वारा, बाय जॉइंटेड लेग्स। नाम से ही पता था, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स, सारे अपेंडेजेस जॉइंटेड होंगे, छोटे छोटे जुड़े हुए। और इनके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, इसमें बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंसरी सिस्टम देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। किसी किसी में सिंपल आइज होंगे, उसको फेनिस्ट्री भी कहते हैं, ओसिलार स्पॉट्स भी कहते हैं। किसी में फंक्शनल हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। किसी में कंपाउंड आइज फंक्शनल होंगे, जैसे कि कॉकरोच में सिंपल आइज फंक्शनल नहीं है, कंपाउंड आइज फंक्शनल है, जिसका यूनिट ऑफ मार्टिडियम है। ऐसे चलेंगे हम लोग, सिंपल आइज, कंपाउंड आइज। किसी में पैपिली है, किसी में स्टेटोसिस्ट है। तो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए इनके पास है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो ये सब आप जान लीजिए, समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये मैं क्यों इसको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके चैप्टर्स ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें आगे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अब जल्दी जल्दी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम जानना चाहते हैं कि अच्छा बताइए नर्वस सिस्टम कैसा होगा। अब सिंपल सी बात समझ लीजिए, जितने भी अधिकतर से अधिकतर नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, वेंट्रल होगा। हमारे में यानी वर्टिब्रेट्स में कहाँ होगा, हमारे में नर्व कॉर्ड डोर्सल होगा, सिंगल होगा, हॉलो होगा। उनमें डोर्सल नहीं, वेंट्रल होगा। इनमें सिंगल नहीं, डबल होगा, हॉलो नहीं, सॉलिड होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि हमेशा नर्व कॉर्ड, कोई भी फाइलम पढ़ लीजिए एक्सेप्ट कॉर्डेटा, आप एकदम फाइलम पोरिफेरस इकानोडेर्मेटा, नर्व कॉर्ड हमेशा फाइलम पोरिफेरस इकानोडेर्मेटा तक नर्व कॉर्ड हमेशा वेंट्रल ही होगा। ये पक्की बात है, इसको समझ लेना होगा। और
रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया जा चुका है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं और मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, बाहर से ही वो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और हमने आपको बताया था ओविपेरस और विविपेरस। विविपेरस का एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, ब्यूथर्स। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा एक्वेटिक फॉर्म्स में और इंटरनल होगा लैंड फॉर्म्स में। कॉकरोच एक लैंड फॉर्म है, इसलिए इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात आपको, और डेवलपमेंट हमने आपको बता दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इससे ज़्यादा आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज्ञान आर्थ्रोपोडा के ऊपर आपको अब आ चुका है, जिससे पूरे सिलेबस 11th और 12th में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होंगे आप बना सकेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप हमारा ये चैनल प्लैनेट बायो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए अपने स्टडीज़ को, ग्रूम कीजिए पर्सनालिटी को। आई एम ऑलवेज विद यू, कीप वॉचिंग, यू विल डू मच बेटर इन कमिंग डेज। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।